हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे कि रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाता है, क्या क्या कंटेंट्स होते हैं जिससे हमारा जो रिसर्च पेपर है वो सबसे बेस्ट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा रिसर्च पेपर होगा उसमें सबसे फ्रंट पे होगा टाइटल ऑफ रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर का जो टाइटल होगा वो ना तो किसी इन्वर्टेड कोमा में उसे हमें रखना है, ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर उसमें लिखना है। सिंपल और शॉर्ट में होना चाहिए टाइटल ऑफ रिसर्च पेपर। फिर पेपर के नीचे आता है नेम ऑफ ऑथर्स, जो कि एपीआई स्टाइल में होना चाहिए, और उसके नीचे उनका डेजिग्नेशन। फिर उसके बाद बारी आती है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ पेपर। पेपर का जो एब्स्ट्रैक्ट है वो हमें पहले देना होता है या लिखना होता है, जो कि 250 से 350 शब्दों की सीमा के अंदर होना चाहिए, जिसमें पेपर का जो मेन एम है वो होना चाहिए, मैथडोलॉजी और फाइनल फाइंडिंग्स और कंक्लूजन, जो भी हमारा रिसर्च पेपर का है वो एब्स्ट्रैक्ट में मेंशन होना चाहिए। इसके बाद आती है हमारी रिसर्च पेपर की हेडिंग्स, मेन हेडिंग्स। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च पेपर। हमारा पेपर जो है किस पर बेस्ड है उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना है हमें, कि ये जो भी हमें उसमें मेंशन करना है इंट्रोडक्शन में, अपने पेपर का टॉपिक से रिलेटेड हमें इंट्रोडक्शन देना है। सेकंड, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी। हमारे रिसर्च पेपर की जो भी नीड्स हैं और उसका क्या इम्पोर्टेंस है वो हमें उसमें मेंशन करना है। कि हम इसे क्यों कर रहे हैं और इसका क्या ज़रूरत है इस रिसर्च पेपर की। इसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, जो कि हमारा जो भी टाइटल है वो आएगा यहाँ पर। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी। हमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स नहीं लिखने हैं, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे स्टडी के वो हमें मेंशन करना है। टू स्टडी दिस एंड दिस, टू स्टडी दिस एंड दिस। अप्रॉक्स 4 to 5 स्टेटमेंट हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। नाउ इसके बाद हमारा हाइपोथेसिस ऑफ स्टडी आता है, जिसे हम नल हाइपोथेसिस और डायरेक्शनल हाइपोथेसिस किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। इसमें भी हमें मेन जो मुख्य हमारे हाइपोथेसिस है हमारे इस रिसर्च के, उसे ही देना है, एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं देना है। इसके बाद आता है डिलिमिटेशन ऑफ द स्टडी, जिसमें हम जो स्टडी है वो कहाँ पर करने जा रहे हैं, किस राज्य के किस जिले में कर रहे हैं, किस गांव में कर रहे हैं, वो हमें इसमें मेंशन करना है। हमें वेरिएबल्स इसमें देना है। इसमें हमें इसके वेरिएबल्स देना है, मेथोडोलॉजी बतानी है कि हमारी जो स्टडी है वो किस पर बेस्ड है, हम इसे किस तरह से करने जा रहे हैं, वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। इसके बाद आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो कि हम यदि एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं तो वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है, डिस्क्रिप्टिव सर्वे है तो वो यहाँ पर लिखना है। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। इसके बाद इसमें सैंपल हम कितना सैंपल ले रहे हैं अपनी स्टडी में, 400, 500, 900, कितना हमने सैंपल लिया है और किस तरह से हमने उस सैंपल को सेलेक्ट किया है, वो सारी चीज़ इसमें लिखनी है। हमने कौन सी टेक्निक, सैंपल कलेक्शन की कौन सी टेक्निक यूज़ की है, पर्पसिव है या स्ट्रेटिफाइड रैंडम है, रैंडमली है, जो भी हमने इसमें सेलेक्ट किया है वो सारी चीज़ें इसमें हमें मेंशन करनी है। उसके बाद प्रोसीजर आएगी। प्रोसीजर हमारी यदि एक्सपेरिमेंटल है तो हम अपने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, कि हमने किस किस प्रकार से इसमें रिसर्च किया है, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, ईटीसी, ग्रुप बना के किया है, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन करनी है। इसके बाद इसमें आता है स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर। स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर में हमें देना है कि जब हमने अपना डेटा कलेक्शन किया है, किस तरह से किया, इसमें जो भी हमारा निकल करके आएंगे जो भी आंकड़े, उन्हें हम किस तरह से
आगे यूज़ करेंगे, उसमें हम एनोवा लगाएंगे, एनकोवा लगाएंगे, किस तरह से एनालाइज करेंगे हम, वो सारी चीज़ें उसमें, टेबुलेशन, ग्राफ, ईटीसी, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद आता है रिजल्ट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डिस्कशन विद टेबल्स एंड ग्राफ्स। यहाँ पर जो भी हमने स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर लेने के बाद जो आंकड़े प्राप्त होते हैं, जो भी रिजल्ट मिलता है, उसका इंटरप्रिटेशन देना है और उसको डिस्कशन करना है। साथ में हमें यदि हमारा कोई टेबल बना रहे हैं हम, वो टेबल इसमें हमें दिखाना है, बताना है, और ग्राफ्स के बारे में उसके साथ ही हमें डिस्कशन करना है। टेबल और ग्राफ डालने से हमारा जो डेटा इंटरप्रिटेशन होगा वो बहुत ही इफेक्टिव होगा और सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन होगा उसमें। फिर सबसे लास्ट में आता है कंक्लूजन। हमने पूरा जो रिसर्च किया है और जो भी आंकड़े प्राप्त किए हैं, जो भी हमने इंटरप्रिटेशन किया है, डिस्कशन किया है, उसके बाद सबसे आखिरी में जो कंक्लूजन निकल करके आता है, जो हमारी रिसर्च है वो किस दिशा में हमें ले जा रही है, उसके बाद हमारा क्या प्राप्त होता है, वो हमें यहाँ पर लिखना है कि ये बेसिस ऑफ अबव रिजल्ट इट इज क्लियर दैट, यहाँ पर हमने जो भी किया उससे ये निकल करके आता है कि इस स्टडी से हमें ये प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। और सबसे लास्ट में है रेफरेंसेस, जिसे हमें एपीए स्टाइल में लिखना है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल में, जिसमें कि जो जो भी हमने इसमें यूज किया है अपनी इस स्टडी को करने के लिए, उसमें हमें पहले ऑथर का सरनेम देना होता है, उसके बाद उनका नेम का फर्स्ट लेटर लिखना होता है, ये एपीए स्टाइल कहलाता है। उसके बाद ईयर ऑफ, जब वो बना था उनका पेपर या जो भी हमने जर्नल पढ़ा है, उसका ईयर देना होता है, और आईएसबीएन नंबर और आईएसएसएन नंबर, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीजें। फिर ये पूरा कंप्लीट पेपर हमें करना है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हमें बहुत बारीकी से ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे कि जो हमारा इस पूरे रिसर्च का जो फ़ॉन्ट होगा, यदि हम इंग्लिश में लिख रहे हैं तो टाइम्स न्यू रोमन होगा, और यदि हिंदी में लिख रहे हैं तो कृतिदेव हम यूज़ करते हैं। टाइम्स न्यू रोमन की बात करते हैं तो फ़ॉन्ट जो एक्सेप्ट होता है सभी जगह वो होता है टाइम्स न्यू रोमन। इसमें स्पेसिंग जो होती है वो 1.5 की होती है, और जो पेपर का लेंथ होता है वो 2500 से लेकर के कहीं-कहीं 2500 से 3000 लेते हैं, और कहीं इसकी जो लिमिट होती है वो 5000 शब्दों तक की सीमा ली जाती है। तो पूरा रिसर्च पेपर जो है हमारा वो 2500 से 5000 शब्दों तक की सीमा में सीमित होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम अपना पेपर यदि बनाते हैं तो वो सबसे बेस्ट पेपर माना जाएगा और सबसे बेस्ट पेपर का प्रेज़ेंटेशन होगा वो।